वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर पढ़ रहे हैं 8वां, जिसका शीर्षक है कन्यादान। कन्यादान इस पाठ का यह सेशन नंबर पहला है। अब ये जो चैप्टर है आपका काव्य खंड से लिया गया है, इसलिए कन्यादान यहाँ आपकी कविता है। सबसे पहले हम देखते हैं कविता कन्यादान के कवि के बारे में जानकारी। कन्यादान इस कविता के कवि है ऋतिराज जी। अब उनका जीवन परिचय हासिल कर लेते हैं। ऋतिराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्त होकर वे जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत निरत, लीला मुखारविंद हे प्रमुख उनके काव्य संग्रह है। उन्हें सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतिराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ और वे अपने आसपास रोजमर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि ऋतिराज इन्होंने अपने काव्य के जो विषय चुने हैं वह अधिकतर दैनिक जीवन के जो यथार्थ अनुभव होते हैं उसको चुने। जैसे कि आज की हमारी जो कविता है वह समाज के एक यथार्थ सत्य पर आधारित कविता है। देखते हैं कन्यादान इस कविता का सारांश संक्षिप्त में। कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। अब देखिए, जो हम कविता पढ़ने वाले हैं कवि ऋतुराज, इनके द्वारा इन्होंने एक माँ को माध्यम बनाकर कि माँ और बेटी इनका संबंध किस प्रकार से होता है, और जब बेटी की विवाह के बाद या विवाह के समय जो हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण शादी की विधि मानी जाती है कन्यादान, तो इस कन्यादान होने के पश्चात माँ अपने बेटी को हमेशा कोई ना कोई सीख देती है। अब हम देखते हैं कि परंपरागत माँ का अपने बेटी को जो संदेश देती है, जो सीख देती है, उसमें थोड़ा परंपरागत हमें अनुभव आता है। लेकिन यहाँ पर कवि ने परंपरागत आदर्श रूप से हटकर एक नवी कल्पना हमारे सामने रखी हुई है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं वे आदर्श के मूल में बंधन होते हैं। जैसे कि कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। अब देखिए, हमारी जो संस्कृति मानी जाती है हमारे देश की, वह पुरुष प्रधान संस्कृति मानी जाती है कि हमेशा पुरुषों को प्रधानता दी जाती है और स्त्रियों को द्वितीय स्थान दिए जाते हैं। या स्त्रियों के आचरण के संबंध में कि जन्म से ही स्त्रियों को उनके परिवार वाले अर्थात उनकी माँ कहते कि तुम बेटी हो, तुम्हें इस प्रकार का आचरण करना चाहिए, ऐसे ही व्यवहार करना चाहिए। तो ये जो स्त्रियों के संबंध में जो आचरण की जो परंपरागत विचारधारा आई हुई है, वह जो विचारधारा है वह हमारे पूर्वजों की देन है और वह परंपरागत आगे भी चलती जाती है। और यह जो आदर्श रूप स्त्रियों का समाज के सामने रखा जाता है वह वास्तव में बंधन होते हैं उसके ऊपर। कोमलता का जो उसको उपाधि दी जाती है, वास्तव में वह उसके कमजोरी का उपहास होता है कि पुरुष संस्कृति के द्वारा हमेशा स्त्रियों का कमजोरी को उपहास के रूप में, विडंबना के रूप में देखा जाता है। लड़की जैसा न दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है। इसी कारण उसे माँ अपनी अंतिम पूंजी यहाँ पर कहती है इस कविता में।
कविता में जो कवि ने माँ के माध्यम से जो भावना बताई है, वह कोरी भावुकता की भावना न होकर बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा का प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। अब देखिए, इस कविता में माँ अपने बेटी को जो सीख देने जा रही है, जो संदेश देने जा रही है, इसमें माँ की केवल भावना ही नहीं दिखाई देती हमें कि हम सबको पता है कि सारे बच्चों में माँ को अपनी बेटी सबसे ज्यादा प्रिय होती है, तो वो उसकी तरफ एक विशेष रूप से भावुक होती है। तो यहाँ पर इस कविता के माध्यम से माँ का एक भावुकता का ही रूप हमें नहीं दिखाई देता है, बल्कि माँ के अपने जीवन में जितने भी अनुभव उन्होंने संचित किए हैं, उनका जो पीड़ा है, उनकी जो दर्द है, उनकी प्रामाणिक अभिव्यक्ति एक माँ के माध्यम से यहाँ पर इस कविता में कवि ने की है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता भी अभिव्यक्त हुई है। देखते हैं आज हमारी कविता का पहला काव्यांश। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरला थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाटी खाती वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो बच्चों, हम पहला काव्यांश जो अब हमने सरस्वर वाचन किया है उसको विस्तार से पढ़ते हैं। हमारी कविता का शीर्षक है कन्यादान। कन्यादान यह एक शादी के समय की परंपरागत चले आई हुई विधि है या रीति रिवाज हम उसे कह सकते हैं कि जब माँ अपने बेटी की शादी के समय अपने जमाई को उसका हाथ सौंपती है, उस समय जो विधि की जाती है उसे कन्यादान कहा जाता है। अब देखिए, कन्यादान के समय एक माँ का अपने बेटी के प्रति भावुक होना यह नेचुरल है। हम सबको पता है कि जब बच्ची की शादी तय होती है उसी समय से घर में थोड़ा एक अलग वातावरण निर्माण हो जाता है कि जीवन भर हम जिस बेटी को लालन पालन करते हैं, जिस सुख सुविधा से युक्त जीवन उसको देते हैं, वह अचानक से किसी अन्य फैमिली में चली जाती है। और इस भावना से देखो, अब वो जो फैमिली होती है उसे बहुत सारे लोग होते हैं वो पहचानते नहीं है। तो ऐसे समय में माँ का अपने बेटी से संबंधित चिंता होना, उसके भविष्य से संबंधित चिंतित होना स्वाभाविक है। भावुकता वही हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे। क्या कहते हैं कवि? कवि कहते कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त। अब देखिए, उसका मतलब किसका कहा गया है? उस बेटी के माँ का, जिस बेटी की शादी के समय माँ अपने बेटी को पूरे जीवन भर के लिए किसी अन्य लोगों को सौंप रही है। और उस समय माँ का जो दुख होता है उसके लिए कवि ने क्या कहा है कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख, अर्थात माँ का दुख कितना स्वाभाविक था, कितना प्रामाणिक था, कितना सही था। अब देखिए, जब माँ का हृदय अपने कलेजे के टुकड़े को किसी और को सौंप देते समय उनका जो जीवन की, उनके जो हृदय की, उनके जो मन की भावना है वह उसको भले ही व्यक्त नहीं कर सकती, उसको बोल नहीं सकती है, लेकिन उसे संबंधित भावना उसके मन में उभर कर आते रहते हैं। तो उस समय कवि कहते हैं कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख। अब उसके माँ को यहाँ पर दुख होना है कि क्या कर रही है, वो लड़की का दान दे रही है और लड़की का कन्यादान करते समय कि समय पर उसको दुख हो रहा है और वह उसका जो दुख होना वह कवि ने कहा है कि प्रामाणिक था, अर्थात स्वाभाविक था, नेचुरल था, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। अब देखिए, कवि ने माँ के उस बेटी को जिसका वह कन्यादान करी उसको अंतिम पूंजी कहा है। अब देखिए, किसी भी माँ और बाप के लिए, माँ या पिताजी के लिए अपने बच्चे होते वह सबसे प्रिय होते हैं। धन दौलत सारी भी चीजें हैं वह उनके सामने तुच्छ होते हैं, अपने बच्चों के सामने। अब माँ
का जो लगाव होता है सारे बच्चों से होता है, लेकिन उसमें अगर लड़की होती है अगर किसी घर में, तो लड़की से ज्यादा स्नेह रखती है माँ, ज्यादा लगाव रखती है। क्यों? क्योंकि माँ और बेटी दोनों में एक अलग रिश्ता होता है कि बेटी भी अपने सारे सुख दुख अपने माँ को पहले बताती है और माँ भी अपने जीवन के सारे दुख सारे सुख दुख की बातें अपने बच्ची को बताती है। तो इस प्रकार दोनों में एक अलग रिश्ता निर्माण हो जाता है। और उस समय जब कन्यादान कर रहे हैं माँ अपने बच्ची का अपनी बेटी का, उस समय ऐसा लगता है कि उसके जीवन का सारा धन दौलत, पूंजी का अर्थ क्या होता है? मूल्यवान वस्तुएं, धन दौलत, उसके जीवन की जितनी भी अच्छाई है वह सारे उसको कहते हैं अंतिम पूंजी। तो अपनी बेटी को वह अब शादी करके जाने वाली है, अब उसके जीवन में फिर से उसका आना, मतलब देखो लगातार तो आते जाते रहेंगे, लेकिन आज जो उनकी बेटी है, लेकिन आज वह एक नए घर में एक नए परिवार में जुड़ने वाली है और उसके साथ उनका जीवन भर का नाता तय होने वाला है। और उसलिए अब वह माँ सोचती है कि वो मेरी बेटी मेरे लिए पराई हो गई और मेरे जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण पूंजी थी, धन दौलत थी, वह मेरे अब अंतिम पूंजी है कि मेरे जीवन का सर्वस्व मैंने न्यौछावर कर दिया अपने बेटी पर और वह मेरी अंतिम पूंजी अब मैं किसी और को सौंप रही हूँ, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी। अब देखिए, अब बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन माँ को अपने बच्चे बहुत ही छोटे ही लगते हैं। अब यहाँ पर सयानी का अर्थ होता है समझदार, कि माँ सोचती कि मेरी बेटी चिंतित क्यों हो रही है, माँ अपने बेटी से संबंधित ये सारी बातें क्यों करे, क्योंकि वह सोचती है, वह उसका मानना है कि उसकी बेटी अभी सयानी नहीं है, वह समझदार नहीं। वह कैसी है? अभी इतनी भोली सरल थी कि वह अब ज्यादा समझदार नहीं हुई है, वह बहुत ही भोली और सरल स्वभाव की। अब देखिए, भले ही शारीरिक दृष्टि से बच्चे बड़े हो जाते हैं, लेकिन माँ और पिताजी के लिए अपने बच्चे बहुत ही छोटे लगते हैं, कि उनको पता होता है कि उन्होंने जीवन का अनुभव ज्यादा ग्रहण नहीं किया होता है, देखा नहीं होता है, लेकिन पेरेंट्स लोग कैसे ज्यादा अनुभव लेते हैं, इसलिए उनको लगता है कि हमारे जितने अनुभव बच्चों को नहीं है, वो उतने समझदार नहीं हुए हैं कि जीवन के समाज में किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार से समाज के जो छल कपट होते हैं उनकी समझ अपने बेटी को नहीं है। इस प्रकार से माँ कहती है कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, समझदार नहीं थी, वह अभी इतनी भोली और सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। अब देखिए, माँ कह रही कि उसे सुख का आभास होता है, लेकिन दुख बांचना नहीं आता है। बांचना का अर्थ क्या होता है? अगर हम शाब्दिक अर्थ लेंगे तो क्या होता है कि पढ़ना। हर पेरेंट्स अपने बच्चों को सुख सुविधा से युक्त जीवन देते हैं, इसलिए शादी के पहले अपने माँ सोचते हैं कि मेरी बेटी को उन्होंने सारे सुखों का अनुभव किया है, अब तक कभी उसके जीवन में दुख नहीं आया। दुख क्या होता है उसे पता ही नहीं है, उसने अब तक सुख का ही अनुभव किया है, दुख तो उसने देखा ही नहीं है, दुख का अनुभव उसने लिया ही नहीं है। पाटिका थी वह धुंधले प्रकाश की। धुंधले का अर्थ होता है अस्पष्ट, तो अस्पष्ट हम देखते ना, हम धुंधले हमें दिखाई नहीं देते, तो वह कहती है कि वह पाटिका है। पाटिका का अर्थ है कि पढ़ सकना, कि वह तो मतलब उसने तो सुना है, सिर्फ पढ़ा है कि सुख किसे कहते हैं, दूसरों के मुंह से उन्हें सुख का अनुभव लिया हुआ है। कवि कहते हैं कि पाटिका थी वह धुंधले प्रकाश की। धुंधले का अर्थ होता है अस्पष्ट और पाटिका मतलब पढ़ना, मतलब पूरा अधूरा ज्ञान नहीं था उसको, अपने जीवन के अच्छे बुराई का दुखों का ज्ञान नहीं था। अब तक उसने सिर्फ सुखों को देखा था, दुख क्या होता है उसका अनुभव नहीं था। उसने सिर्फ दूसरों के मुंह से, दूसरों के अनुभवों के द्वारा सुना था कि सुख ऐसा होता है, सुख वैसा होता है। अपने सगे जो दोस्त सहेलियां होते हैं उनके मुंह से सुना रहता है कि बच्चों की जब शादी तय हो जाती है कि मेरे पति ऐसे होते हैं, ससुराल में ऐसा होता है, वो सब सुख की बातें, आनंद की बातें उनको पता होती है। लेकिन शादी के पश्चात एक जिम्मेदारी होती है, वहाँ का उसके साथ जो संकट आते हैं, कुछ अलग प्रकार के रीति रिवाज होते हैं या अलग प्रकार की जिम्मेदारी होती है, उसके बारे में वह क्या है, अभी अनजान है।
कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियां की। अब देखो, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियां की, तो यहाँ पर देखो अब कवि क्या करना चाह रहे हैं कि उसे तो पढ़ना आता है। कौन सी पंक्तियां की जो कविताएं लिखी जाती है, उस कविता की पंक्तियां कैसे होते हैं, राइमिंग वर्ड्स होते हैं ना, उसमें तुक होते हैं, कुछ लयबद्ध पंक्तियां होते हैं। तो उसने सिर्फ अब तक पढ़ना ही सीखा है, उसको अनुभव नहीं लिया है। उसने अब तक सारे लोगों के मुंह से सुख के अनुभवों के बारे में सुना है, लेकिन वास्तविकता के बारे में, जीवन की कठिन यथार्थ के बारे में उसको पता नहीं है कि परंपरागत जो रीति रिवाज होते हैं उसके बारे में कोई उसे पता नहीं है। तो वह सिर्फ उसने पढ़ा है या सुना हुआ है, इसलिए माँ अपने बच्चे के आगे के भविष्य के लिए चिंतित है। अब इन काव्यांश में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं और भावार्थ पढ़ते हैं। शब्दार्थ: प्रामाणिक, सच्चा, वास्तविक, वक्त, समय, पूंजी, धन, सयाने, समझदार। आभास: महसूस होना, प्रतीत होना, बांचना, कहना, पढ़ना, समझना, पाठिका, पढ़ने वाली, धुंधला, अस्पष्ट। भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत कविता में कन्यादान के समय माँ अपनी बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। इसमें कोई भावुकता नहीं, बल्कि माँ के संचित अनुभव की पीड़ा का प्रामाणिक अभिव्यक्ति की गई है। जब माँ ने अपने बेटी के विवाह के समय उसे विदा किया तो उसे लगा कि वह अपनी अंतिम पूंजी किसी को सौंप रही है। उस समय उसका दुख कितना स्वाभाविक था, क्योंकि बेटी माँ से ही अपने सुख दुख की बात कहती है। माँ दुखी इसलिए थी क्योंकि उसकी पुत्री अभी बहुत सयानी नहीं हुई थी, उसमें संसार की चालाकी को समझने की समझ नहीं थी। उसे ससुराल पक्ष की कठोर सच्चाइयों का और पुरुष प्रधान समाज के बंधनों का ज्ञान नहीं था। उसमें इतनी सरलता तथा भोलापन था कि उसे सुख क्या है यह तो पता था, किंतु दुख किसे कहते हैं यह नहीं पता। वह तुकों और लय से बंधी काव्य पंक्तियों को पढ़ना जानती थी। आशय यह है कि उसे विवाह के केवल सुरीले और मोहक पक्ष का पता था। वह केवल काल्पनिक सुखों में ही जीती थी। तो बच्चों, अब तक हमने कन्यादान इस कविता के पहले काव्यांश को विस्तार से पढ़ा। इसके अगले काव्यांश को भी हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।